नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें दुकानदारों से कहा गया था कि वे अपनी दुकानों पे नेम प्लेट लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदार खाने पीने की चीजों मसलन इतना बार स्पष्ट करें कि दुकान शाकाहारी है या मांसाहारी है। इसके इतर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब यह आदेश उत्तर प्रदेश में पहले वो प्रशासनिक आदेश लागू हुआ था और उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था, तब से ही माना जा रहा था कि ये जो आदेश है या निर्देश है ये संविधान सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक संगठन जिस अंदाज में जो हिंदू वोट बैंक है उसे कैसे कैश कराया जाए इसकी उधेड़बुन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब ये आदेश या निर्देश हुए तो सभी लोग चुप्पी साध कर बैठ गए और वे मानकर चल रहे थे कि ध्रुवीकरण होगा तो चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसमें या जो और आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव है उसमें और भी जगहों पर इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव 2024 में जितना कुछ प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम या और तमाम जो ध्रुवीकरण के प्रयास किए वो बहुत परवान चढ़ नहीं पाए थे, और कम से कम महाराष्ट्र जहां अभी चुनाव होना है वहां तो बहुत बुरे हालात रहे थे, और भी जगहों पर कहीं कह सकते हैं मुंह की खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में तो फैजाबाद का हार जाना जो अयोध्या कहलाती है, या उसके बाद उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट का हार जाना, सारी कहानी कह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ध्वनि हो रही थी कि ये जो कोशिश है योगी आदित्यनाथ की ओर से वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए साथ साथ एक चला जा रहा था कि ये केवल अकेले हिंदुत्व की जो पैरोकारी या झंडा बरदारी ही प्रयास नहीं है, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, वो कहीं ना कहीं उसी का एक उत्तर प्रदेश की ओर से हुआ प्रति प्रहार है, ये मानकर चला जा रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बंटवारे की राजनीति नहीं चाहता हिंदुस्तान भारतवासी, उसको फिलहाल एक अंतरिम रोक लगाई है, और निश्चित तौर पर इससे एक बहुत संदेश गया है। और जो चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब है भारत की वो बनी रहे, और मुस्लिम भाई भी बेहद बेहद कहीं ना कहीं खुश हैं क्योंकि अब वो सब नहीं करना है जो कुछ चल रहा था पहले उत्तर प्रदेश फिर उत्तराखंड, और कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करता मध्य प्रदेश दिखा था। हालांकि मध्य प्रदेश ने 24 घंटों में ही बैकफुट पर लौट गया था, कदम खींच लिए थे, वो सब अलग कहानी है। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ये सब कुछ मोदी वर्सेस योगी है, था या चल रहा है, तो इसके बाद बाबा का अगला कदम आखिर क्या होने वाला है, नया दांव वो क्या खेलने वाले हैं। हमारी जो शाम 6 बजे की नियमित डिबेट है उसमें हम चलेंगे खास पैनल के पास। ये पूरा का पूरा चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम रोक का आदेश है वो हो या फिर बाकी जो इसके पीछे की राजनीति देखी जा रही है, उन सब पर चर्चा के लिए जुड़ गया है पैनल हमारे साथ। पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, केपी मलिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे यहाँ जो चाहे वो डॉक्टर सुधांशु कुमार जी हैं, बिलाल सब्जवारी जी हैं, और हमारे साथ अभी एक और साथी जुड़ेंगे, एक हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। उन सबके पहले मैं परिचय जैसा मैं कहता हूं शुरुआत करता हूं तो देता हूं कि आप ये हमारा जो पैनल है इनके जो सहयोगी साथी हैं या जो हमारे पैनलिस्ट हैं आप देखते हैं सुनते हैं, पूरे देश पर निगाह नजर रखने वाले ये लोग हैं और बेबाक शानदार बोलते हैं। दीर्घ अनुभव आपका है, क्योंकि केपी मलिक साहब को जाना है बताया गया है मुझे, तो मैं केपी साहब मलिक साहब इसी से आप ही से शुरुआत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश रोक संबंधी वो और साथ साथ पीछे की राजनीति, दोनों पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया है। मलिक साहब अनम्यूट कीजिएगा। देखिए संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जहां पे भी ये याचिका जाती इस पर रोक लगनी ही थी। हालांकि ये अंतरिम
रोक है, अभी जी हाँ। फाइनल इस पे हुआ नहीं है, सरकार से जवाब मांगे गए हैं 26 तारीख तक, उसके बाद 29 को दोबारा सुनवाई होगी। खैर वो कोर्ट का काम है। एक तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं मुजफ्फरनगर से ही ताल्लुक रखता हूं। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है, हालांकि बाद में भी शामली जिला बन गया तो मेरा गांव उसमें आ गया। ये कोई पहली बार कावड़ नहीं आ रही है, ये कावड़ 100 साल 200 साल 500 साल से आ रही होगी, हम तो अपने पूर्वजों से सुनते हैं और हम देख भी रहे हैं जितने साल हमारे पैदा हुए होने से आज तक के हो गए। आज से पहले इस तरह का ना कोई आदेश आया, ना कोई व्यवस्था हुई, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई। हाँ, ये जरूर है कि करोड़ों कावड़िया वहां से गुजरते हैं तो पुलिस और प्रशासन सतर्क रहता है और वो अपने जो कदम उसको उठाने होते हैं वो उठाता है। दूसरी बात यहाँ संजीव जी सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है, जैसे हमारे दादाजी बताते थे कि लगभग हरियाणा और पंजाब से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो 47 में उधर चले गए थे पाकिस्तान, और हमारे यहाँ से बहुतायत में लोगों को रोक लिया गया था, जाने नहीं दिया, क्योंकि ये हम में से ही कन्वर्ट हुए लोग हैं। और आश्चर्य होगा यहाँ कई लोगों को सुन के कि ये जिस मुस्लिम समाज की बात करते हैं वो भी नॉनवेज नहीं खाते, उनके यहाँ भी किसी विशेष परिस्थितियों में नॉनवेज बनता है मुसलमानों के यहाँ। वो हमारी तरह रहते हैं, वो इतने कट्टर वाले मुसलमान नहीं है। पिछले 5-7 साल में जो ये राजनीति हुई है, ये जो दोनों तरफ से कुछ जाहिल किस्म के लोग आ गए हैं, अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है। आप देखेंगे बिलाल साहब बैठे हैं, ये तो दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, तो टोपी पहन के जनाब आदाब नहीं ठोक रहे हैं सबको। तो वहां ऐसे रहते हैं लोग और काम करते हैं। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि इस एरिया में अधिकतर मुसलमान भी किसान हैं, उनके पास भी जमीन है, लेकिन अधिकतर जो जमीनें हैं वो जाटों के, गुजरों के, सैनियों के और त्यागियों के पास है। उसमें चाहे हमारे बाग हों, चाहे हमारी जमीनें हों, हम ठेके पे इन्हीं को देते हैं, यही काम करते हैं उसमें। और अगर आम का बाग है, अमरूद का बाग है, तो हमारे घर पे भी यही पहुंचाते हैं। कई जगह हालात ये है कि हमारे जो पशुओं का दूध निकालते हैं, दूध भी रहीम ही निकाल के बेचता है घर पे, वही लेके आता है दूध। और वो भैंस का दूध निकाल के घर तक लेके आया, उसमें उसने क्या किया नहीं किया वो उसका दीन ईमान जाने। लेकिन हमारे यहाँ तो वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक रंग देने के लिए ये इस तरह की चीजें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो आज तक तो हुआ नहीं। आज एकाएक क्यों महसूस हो गया आपको कि इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए? दूसरी बात यह है, पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, अगर पुलिस प्रशासन के पास कावड़ियों के पैर दबाने के लिए, फूल बरसाने के लिए, बाकी चीजों के लिए समय है, तो इस चीज का निरीक्षण करने के लिए भी पुलिस प्रशासन के पास समय होना चाहिए, इंतजाम होने चाहिए, और पहले होते रहे। तो इसे क्यों रंग दिया गया इस तरह का? क्यों राजनीतिक दल चाहते हैं? इसके क्या फायदे नुकसान हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी हो कि सबका साथ सबका विकास वाला मामला हाथ से निकल चुका है और वापस अपने पुराने एजेंडे पे हमें लौटना पड़ेगा, उसके तहत कुछ मामला किया गया हो? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। और आप अगर बात करते हैं इस तरह की चीजों की, फिर मैं आखिर में यही बात संजीव जी कहता हूं कि अगर लिखने वाली बात है, चलिए हिंदू मुस्लिम का तो लिख दिया, और जो वहां पे हमारे यहाँ राम सिंह जाटव है, जो दूसरा हरिजन है, जो कई सारे बेचारे और महादलित टाइप के लोग हैं जिन्होंने दुकान खोली, वो अपना भी नाम लिखे। अब आप उनसे कैसे खाएंगे? फिर अगर किसी ने लिखा राम सिंह हरिजन तो उसकी दुकान पे कैसे खाएंगे आप? फिर वो भी होगा। फिर कोई दूसरा ऐसा अगर दर्जी होगा, उसने लिखा हुआ होगा, तो उससे भी नहीं लेंगे हम, पता नहीं कौन सा दर्जी। तो ये क्या चाहते हैं आप समाज में मैसेज देना? कुर्ता भी आप कहां से सिलवाएंगे? अब ये हिंदू दर्जी है कि मुस्लिम दर्जी है, उसके यहाँ कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे हर समय पहनने पड़ते हैं। अगर मैंने मुस्लिम का हाथ लगाया और कुर्ता पहन लिया तो मैं तो अभी अपवित्र हो जाऊंगा। तीसरी बात यह है संजीव जी, ये कावड़ बनाता कौन है? ये कावड़ आती कहां से है? इस कावड़ को सजाता कौन है? 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो सहयोग करते हैं इस तरह की चीजों में। अभी आप देखेंगे अगले महीने से फिर यहाँ पे दशहरा शुरू होगा, रामलीलाएं शुरू होंगी। रामलीला का मंच बनाना, उसको सजाना, उसकी सजावट का काम करना, तमाम यही कारीगर लोग करते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि जिसमें आप पवित्र गंगा जल लेके आते हो, वो बर्तन, वो लोटा, मुरादाबाद में वहां रहीम खान बना रहे हैं।
वहां अब्दुल्ला जी बना रहे हैं मुरादाबाद में, उस पर भी नाम लिखेंगे क्या? उस पर भी लिखेंगे नाम? वो बिल्कुल तो आप बिल्कुल आप कहाँ सही कहाँ कह नाम लिखेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल आप मानना ठीक कह यह है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीति अधिक है, बाकी कोई ऐसा मुद्दा मुझे दिखाई नहीं देता है। और अंत में मैं अपनी बात ये कहता हूं कि सियासत जो है, अगर आप बात करें दूसरी, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सियासी दल है, जो इस सियासी दल के नाम पे आज मलाई खा रहा है, सत्ता में बैठ के सत्ता का सुख भोग रहा है, वो दो नाव में पैर रखे हुए है। वो इधर विरोध भी कर रहा है और आज हाउस में देखिए दे धनाधन जवाब भी दे रहे थे मंत्री जी हमारे। तो आप बिल्कुल दोनों तरफ रहेंगे? ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हैं राजनीति में कि आप दोनों तरफ भी रहेंगे? आप ये बताइए, अगर इस तरह की चीजें हुई तो सबसे पहले उनको हक बनता है कि वो इस विवाद को निपटाएं, और मुझे तो लगता है कोर्ट उन्हीं को जाना चाहिए था, नहीं गए। क्यों नहीं गए? आपको देखना होगा, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव की विधानसभा की सीटों पर चुनाव है, और उसमें से एक सीट यही मुजफ्फरनगर की मीरापुर है, और वो मीरापुर सीट मुस्लिम बाहुल्य है। तो स्थानीय दल को भी समझ में आ गया कि हार निश्चित है। और मैं संजीव जी एक जानकारी और आपको दे देता हूं, उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा पे उपचुनाव है, उसमें से सिर्फ 3 बीजेपी के पास थी, और वो 3 भी बीजेपी बरकरार रख लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सीट है बिल्कुल गाजियाबाद की, जिसपे हालात बहुत अच्छे हैं। और स्थिति ये है मुजफ्फरनगर में मीरापुर की सीट पे, मेरी मेरी न्यूज ये है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस सीट पे ना भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती, ना राष्ट्रीय लोकदल लड़ना चाहता, क्योंकि दोनों को पता है कि ये हारने वाली सीट है। बिल्कुल ठीक कह जी। रहे हैं आप, वो जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आगे सवाल करने के पहले चाहूंगा कि इस पे जो प्रतिक्रिया और अपना अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सांसद हैं आपके उत्तर प्रदेश के, क्या कह रहे हैं? हम पहले उनको अब बारिश सुनते तो हो ही रही है, और भी कुछ है, फिर मैं आगे सवाल क्या कह रहे हैं। तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से, फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। पूरे मानसून चलेगा। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही है मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी, इसलिए बोर्ड लगाया उन्होंने, कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। चुनाव का फैसला हो गया सर? चुनाव का फैसला हो गया? जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते वही। थैंक ये तो थे अखिलेश यादव। साथ साथ फिर मेरे पास एक और प्रतिक्रिया है, कांग्रेस क्या कह रही है इस मामले पे, हम वो भी सुनते हैं। पवन खेड़ा का एक बयान है, फिर मैं सवाल करता हूं। इसका हमने बड़ा विरोध किया है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मैं अपनी दुकान पे अपना धर्म, अपने जाति सब कुछ लिखूंगा तो ये दलितों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है, और ये मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं। ये थे विरोध करने की बात कह रहे थे पवन खेड़ा जी, और इसके पहले अखिलेश यादव को सुना। मैं अशोक यादव जी आपके पास आता हूं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है, अंतरिम आदेश है, क्या इतनी आसानी से, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अभी सुनवाई और भी होनी है, लेकिन क्या ये बैकफुट पर लौटने जैसी स्थिति आपको दिखती है कि यहां से लौटा जाएगा, कुछ रास्ते निकालने का प्रयास किया जाएगा? क्या होगा, क्या संभावना है आप देखते हैं? हमने देखा है कि बीजेपी या जो कट्टर जो पंथ है या जो इस तरीके की ये बातें करते हैं, उसमें बहुत मुश्किल से मानते हैं, लंबा चलना है, ऐसा आसानी से फैसला होना नहीं। क्या देख रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे आप अशोक? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ने बहुत तफसील से बयान कर दिया है पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन मैं इसका लीगल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इंटरनेशनल क्या है, वो बताना चाहता हूं। और यहां से बात शुरू करता हूं कि सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, मोहब्बत की कसम खाता था, तलवारें बनाता था। इंटरनेशनली इसको समझ लीजिए। पहले तो वो एक इकोनॉमी है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहली मुबारकबाद हम लोगों को देना चाहिए, हमारे सारे को पैनलिस्ट्स को, महुआ मोइत्रा को। दिस रिट वाज इंस्टिगेटेड बाय महुआ मोइत्रा इन द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी, जो जस्टिसेस हैं, 2 बेंच है। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूं, और मेरी बेटी तो ऑक्सफोर्ड से, एक सेकंड सर, आप जी भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर।
जी जी और पूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं उसमें, 3 लोग हैं। जी 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 सॉरी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। और वो अभी कोलंबिया से मास्टर्स करके आई, उसका एक सब्जेक्ट है, उसने आज मुझे बाई चांस इंडिया आई हुई है, उसने अपराइज किया। तो इसमें जस्टिस ऋषि रॉय हैं, जस्टिस एसवीएन भट्टी साहब हैं। जो बहस में जो बातें आई हैं, मनु सिंघवी ने जबरदस्त बहस करी है, और ये टिकेगा नहीं मामला। एफएसआई वगैरह का भी आर्गुमेंट हो गया, सबका सुन लिया है। खुद जो जस्टिसेस थे, भट्टी साहब ने एक कोट किया इंस्टेंस कि बोले मैंने केरल में मैं खाना खाता था, हाँ, तो ये एक हम लोग मुसलमान, अशोक सर, हम लोगों ने दिन में हमने आज चर्चा जब की थी, तो हमने इस पे पूरा तफसील से पूरा दिखाया है, ये बातचीत अच्छा पूरी चलिए दिखाई है खैर, अब मैं कंप्लीटली। दूसरी बात जी आता जी हूँ। हाँ जी दूसरी बात हाँ जी सुनिए, हाँ जी ये इकोनॉमी है इंटरनेशनल। हम्म इंटरनेशनल इकोनॉमी है। एक तो जूस चलाते हैं, वो कॉसर इकोनॉमी है, एक हलाल इकोनॉमी है, एक झटका इकोनॉमी है, एक आमिश इकोनॉमी है जो यूएसए के लोग चलाते हैं। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि हमारा पैसा हमारी कम्युनिटी को जाए, हमारे खित्ते को जाए। इंटरनेशनल मसला तो ये है। लेकिन ये जो आपने अखिलेश का जो बयान सुनाया था, इसमें वो भी एक शामिल है बात पॉलिटिकल। और मलिक साहब ने जो वो चवन्नी भैया वाली बात सुनाई, जो जयंत भाई वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों तरफ मजा नहीं ले सकते। तो मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि 26 तारीख को ये फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा और विन करेंगे लोग, ये टिकेगा नहीं। और आप इसलिए कर रहे हैं कि आप 10 सीटों पर भी आपकी निगाह है, और मुख्यमंत्री को अपनी सीट भी बचाने की निगाह है। ये बेसिकली दो किस्म की लड़ाई थी, और बुरी तरह से शुरुआत तो एसपी ने करी है वहां के ने, कोई बहुत लॉ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे हुआ, तब ये बात हुई। लेकिन ये जो झटका लगा है इनको, ये झटका इतना जबरदस्त है। जवाहरलाल नेहरू जो पार्टीशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा मियां बाकी बातें छोड़ दो, ये जो कमीज का काज है ना, अगर मुसलमान को नाराज करके यहां से भेज दिया तो काज नहीं लगा पाओगे घर में, काज। दिस वाज स्टेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये सिवा जहर के, सिवा सीटें हारी, ये जो मलिक साहब ने कहा है, आज 10 सीटों में से सिर्फ गाजियाबाद की सीट कॉम्बिनेशन से जीत सकते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी 9 सीटें हार रही जनाब, 9। ये उसका भी दर्द है, वोटर भाग गया। और ये जो दलित की बात कही, दलित की बात ये भी बात है, जब आप लिखोगे तो सारा सिजरा लिखोगे ना, सारा सिजरा लिखोगे तो फिर गड़बड़। आप अयोध्या हार चुके, अभी अकड़ नहीं निकली। आप बद्रीनाथ हार गए, अभी अकड़ नहीं निकली। देख लिया अयोध्या में क्या हुआ। अगर आपके साथ इतने ही थे, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये मजहब फैसला नहीं करता है, जातियां फैसला करती हैं। जाति बड़ी है मजहब से, ये बार बार मजहब को बड़ा करते हैं। जाति क्यों बड़ी है? आप विधानसभा पार्लियामेंट टिकट काहे से देते हो? जाति से तय करके देते हो ना। आप बताओ संजीव जी, मुझे आप बताओ। जी जी दीक्षित भाई आप जी बताओ, जी आप जी जाति तय करते हो ना, जाति से टिकट देते हो, प्रधान जाति से बनाते हो, एमएलए जाति का बनाते हो ना, तो फिर धर्म कहां से बड़ा हो गया? तो धर्म बड़ा नहीं है सियासत में, सियासत में जाति बड़ी है। तो ये जाति को बार बार ये कहते हैं धर्म में समेट लाओ, खत्म हो गया खेल। और यहां नहीं, सब जगह खत्म हो गया। महाराष्ट्र में लेने के देने पड़े, हरियाणा में लेने के देने पड़े, तो ईडी वहां भिजवाई जा रही। इट इज ऑल पॉलिटिकल गेम, सियासी बात है और कुछ नहीं है। और ये समझ रहे हैं सारी सियासत इनको आती है। सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है, और मैं 100% बता रहा हूं मलिक साहब, 100% बता रहा हूं मैं आपको कि 100% ये केस टिकेगा नहीं, और बहुत बुरी रुसवाई होगी, और बहुत मायूसी इनमें छा जाएगी। अब इसके अलावा ये आखिरी अस्था ये हो गया, इसने विधानसभा जो बची हैं 10, उनका भी फैसला लिख दिया कलम से कि क्या होगा। मेरी तो यही राय। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने फैसला लिख दिया है क्या होगा। और मैंने कहा ना कि अभी लोकसभा चुनाव में नजर आ गया था कि अब ये देश जो है बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं जा रहा है। मतलब है अभी वो जो धर्म की अफीम चटाए हुए लोग हैं, जिनमें अभी वो खुमारी या जो एक नीम बेहोशी या बेहोशी से हालातों में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे वो निद्रा टूट रही है, बेहोशी खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। अरुण सर, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने लगातार बात की है कि अकेले इसके पीछे सियासत केवल वो हिंदुत्व वाली या जो ध्रुवीकरण अकेला नहीं था, कहीं ना कहीं जो
मोदी वर्सेस योगी, योगी वर्सेस मोदी और जिस तरीके का चल रहा था वो कहीं इसके पीछे था। तो मैंने जो सवाल पहले भी पूछा था कि क्या अब क्या दांव होगा बाबा का अगला दांव, खासकर मोदी को लेकर? जो कुछ कोर्ट में होना है वो तो सब कुछ प्रस्तुत करना ही करना है, और अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट होगा या जो अगला आदेश आएगा उस पर आप सरकार को ध्यान देना होगा, उसके और जाना होगा। लेकिन इसके पीछे की जो सियासत है उस पर आपकी टिप्पणी अरुण सर। संजीव भाई, हाँ सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि 62 से 33 पर आए हैं, और अगर मायावती ठीक से विपक्ष के साथ खड़ी हो जाती तो ये 33 भी 10 से नीचे चली जाती। और वो जो डर है, उस डर में कद किसका बढ़ा और किसका घटा है इस पर हम लोग बात ना करेंगे, सबको दिख रहा है। क्योंकि पूरे टिकट जो बांटे थे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बांटे थे, योगी आदित्यनाथ ने नहीं बांटे थे। आज उत्तर प्रदेश में अशोक भाई बैठे हैं, मलिक साहब के एरिया का मैं 10 साल संपादक रहा हूं, इनके गांव घर सब देखे हैं मैंने। वहां हेले जाट मुले जाट कोई प्रबंध नहीं। टिकैत के मूवमेंट में मैं 1.5 महीने मेरठ में जो धरना रहा था, 1.5-2 महीने, उसमें रोज ना वहां हिंदू था ना मुसलमान था, वहां सब जाट थे। हेले जाट मुले जाट मैंने पहली बार तभी जाना था कि कौन से कैसे जाट होते हैं। तो उस एरिया में शुरुआत कब हुई थी? जब इन्होंने फूल बरसाए थे। वो पुलिस अफसर जिसने फूल बरसाए थे वो आज यूपी का डीजीपी है। इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें शामिल किया अपने एजेंडे में, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। उस एजेंडे का हश्र क्या हुआ है कि पहली बार देखिए, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में तो कई सीटें कलेक्टरों ने फिर भी जिताई हैं। जिस फर्रुखाबाद से मैं आता हूं उस सीट को कलेक्टर ने जितवाया है, वरना इंडिया गठबंधन जीत रहा था। तो ये जो चीज हुई है उसी को आगे बढ़ाया गया। अब लड़ाई कहां से शुरू हुई? लड़ाई यहां से शुरू हुई कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पे आई, वैसे ही केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाते हैं, और वो योगी को लेकर के वो दिल्ली में उनके साथ, और पूरी रणनीति सबको मालूम है। उसका क्या होगा? जो डबल इंजन की सरकार की बात अखिलेश कह रहे थे, अखिलेश को अब अपने पिता की थोड़ी थोड़ी राजनीति आने लगी, अब थोड़े मजे लेने लगे हैं वो। पहले उन्हें ये चीजें समझ नहीं आती थी। अशोक भाई ने तो उनके पिताजी से लड़ाई लड़ी थी, हम इनके साथ थे तब। तो वो तमाशे जो है ना, आज जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, असल ये दोनों इंजन जो है इनकी कपलिंग निकल गई है। जो जुड़ी कपलिंग थी वो कपलिंग निकल गई है। एक सरक रहा है पहाड़ की तरफ और दूसरा सरक रहा है खाई की तरफ। योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए अमित शाह ने हवा भरी केशव मौर्य में, और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक एसपी ने पूरा खेल बदल दिया। पूरी दुनिया में आज जो भारत की बदनामी हुई है, ये तो पहले 10 साल से चल रहा था। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया है, ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। और योगी भी कम नहीं थे, बुलडोजर वो भी लाए। अब जब दोनों आपस में आमने सामने हो गए, क्योंकि 62 से 33, और इसका परिणाम क्या है कि आज संसद की देरी पे खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्ष प्रधानमंत्री का गला दबा रहा है। अरे भाई, पिछले सत्र में 140 सांसद फेंक दिए थे, आज वो 240 आपके सामने खड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उनके हाथ आपको अपने गले तक पहुंच रहे हैं। और जब आपने उनकी गर्दन दबा के फेंक दिया था तब आपको याद नहीं आई थी। ये जो सारी चीजों को हमको एक साथ देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि करेंगे क्या, कहां से उठाएंगे? इनके पास एक ही औजार है, वो है हिंदू मुसलमान का। और फिर उसके बाद मैं बार बार कहता हूं, आप चलिए असम से। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहा है? वो 1935 का मुस्लिम कानून खत्म करना चाहता है, उसको 40% मुसलमान नजर आ रहे हैं। और जब बदरुद्दीन अजमल ये कहते हैं कि मार डालो सबको, क्या करोगे भाई? कहां से लाओगे ये? उसके बाद आ जाइए आप, यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में, हमने इसे किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप लागू हो गया है। अब उत्तराखंड चर्चा में इसलिए आया कि भाई हरिद्वार तो उत्तराखंड में है, कांवड़ तो वहीं से चलती है, अन्यथा किसी ने बात नहीं की। जो धीरे धीरे ये काम कर रहे थे। अब आप भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऑर्डर निकला, हम लोगों ने बात की थी। 20 तारीख को ऑर्डर निकला, फिर 21 तारीख को उसे विड्रॉ किया। अब सफाई दे रहे हैं। यहाँ का एक सो कॉल्ड बाबा, जिसको सब भगवान मान के बैठे थे, उस हरामखोर की सब कथा करवा रहे थे, गाली देता हूं मैं, वो भी कहता है कि राम बताना पड़ेगा, रहीम बताना पड़ेगा। अरे खड़े करके जूतों से मारो ऐसे लोगों को कि तुम राम को समझो, रहीम को समझो, तब तो बात करो। देश को जलाने की कोशिश ये दोबारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार की जो खींच है कैसे निकलेगी? खुद को
दयनीय बता रहे हैं। गला हाउस के अंदर सवाल पूछ लिया जब राहुल को झूठा बता रहे थे, उनको जो उन्होंने कहा उसकी गलत व्याख्या कर रहे थे, जैसे सोने और आलू का बयान आया। वो इनकी जो आईटी सेल ने बनाया था, भाषण नरेंद्र मोदी का था, उसको राहुल के ऊपर डाल दिया। अब आज सबसे बड़ी समस्या क्या होती है संजीव जी की एक मीम बनाते हैं राहुल का तो 150 मीम नरेंद्र मोदी के चले आते हैं, उनके उसमें मीम बनाने की जरूरत नहीं है, उनके झूठ घूम रहे हैं। यहां हुआ क्या, जब इन्होंने मोदी की तरफ उंगली उठाई और लोगों ने बोलना शुरू किया, वो केशव मौर्य जो सिर्फ 2 चुनाव जीते हैं, एक लोकसभा और एक विधानसभा, पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, और इस बार उस प्रयागराज में जिस इलाके से वो आते हैं वहां भी बीजेपी हारी है, तो वो बोलने लगे। अब आपने उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप कहां से लोग लाए हो, कहां के लोगों को? क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई और नहीं था? लेकिन चूंकि आपको योगी के सामने खड़ा करना था, तो इस लड़ाई की जड़ में जब आप देखेंगे वो है मोदी या शाह वर्सेस योगी। योगी की कमान कसने के लिए, लगाम कसने के लिए पहले एके शर्मा भेजे गए थे। अशोक भाई सहमत होंगे, बताएंगे। वो गुजरात काडर के आईएएस थे, उनको भेजा। पहले वो डिप्टी सीएम बनने वाले थे, सीएम बनने वाले थे, फिर वो योगी ने उनको बनारस तक सीमित कर दिया। तो जो घाव है ना, कुरेदने की चीजें जो हैं, जो कांग्रेस में होता था, अब आप ये मानिए कि मोदी कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त पर ले आए। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का आदिवासी मंत्री चैलेंज कर रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि कांग्रेस से आए आदमी को उसका ना केवल वो इस्तीफा बल्कि वो कह रहा है मैं अपनी पत्नी से भी इस्तीफा दिला दूंगा, जो सांसद अभी अभी बनी है, चुनी गई है। एक सीट की जब मारा मारी, तब वो कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी से भी इस्तीफा दिला दूंगा, जो बेइज्जती हमारी की जा रही है। वही कह रहा हूं कि अब समस्या क्या है। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती विपक्ष से तो आमने सामने मिल रही है, जिसको अपना गला दबाना मार रहे हैं विपक्ष की आवाज को। जिस महुआ मोइत्रा ने ये केस लगाया सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन अब वो पिछले सत्र में जब ये सामने से उठ के जा रहे तो महुआ कह रही थी बैठ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सुन लो, आप 2 बार मेरे इलाके में आए थे। तो अब नरेंद्र मोदी को अभी तक जो चाहे वो गुजरात से शुरू हुए थे, गुजरात दंगों को आप याद कीजिए, गोधरा से चलिए, किसी की नहीं सुनी उन्होंने, कभी नहीं सुनी। मीडिया बात कर नहीं सकता क्योंकि मीडिया से बात करना नहीं है। अब सामने जवाब तो देना पड़ेगा, और इधर योगी जी ने ये काम कर दिया, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा किसने दिया? उस पूरे इलाके में बरसों खूब हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए हैं, मैंने सब कवर किए, सब जानता हूं। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पूरे इलाके को देखा है। असल बात यह है कि अब बीजेपी के भीतर जो कांग्रेस का डीएनए था वो बीजेपी में गया। भाई कांग्रेस को आपने आत्मसात किया है। उनकी बीजेपी की, कांग्रेस के हाईकमान गांधी परिवार था, बीजेपी के हाईकमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई तीसरा नहीं है। मैं कहता हूं क्या हैसियत है नड्डा की, कुछ नहीं बोल सकते। हमारे ठाकुर राजनाथ सिंह बहुत बोलते थे यूपी में, हम लोग जब मुख्यमंत्री थे और मंत्रालय, आज उनकी जबान नहीं खुलती, कहीं नहीं है। तो असली लड़ाई ये है कि बीजेपी के भीतर जो वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि संघ बोला, संघ ने सवाल उठाया, संघ के बाद इंद्रेश कुमार बोले, और संघ अभी भी, कल फिर भागवत जी ने बात की। तो इन सब चीजों से निपटे, कैसे निपटेंगे कि भाई चलो किसी से भी अब मुसलमान का नाम लगा दो, वही बात उठाई अशोक जी ने भी और कई मलिक साहब ने भी कही। दलितों का क्या करेंगे आप एक नई विभाजक रेखा खींच रहे हैं। रावण किसकी उपज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था, वो जो लोकसभा पहुंचा है नगवीना से यंग लड़का जो है, वो किसकी वजह से आया? क्योंकि आपने वो लड़ाई, वो दंगा जाटों के वर्सेस और दलित के साथ था, उसका फायदा किसने उठाया? तब आप मायावती को कमजोर करना चाहते थे। सारे खेल जो है किए गए, अब घूम के दुनिया गोल है, वो मोदी जी के आसपास खड़े हो गए। योगी जी का तो अभी 27 तक है, मोदी जी का खतरा है, क्योंकि जो 2 बैसाखियां हैं, एक तरफ पलटू राम नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, दोनों को मोदी ने कम बेइज्जत नहीं किया है। और नायडू कब क्या करेंगे, दोनों को मिला लें तो 20 सीटें हैं उनके पास। तो ये जो गणित है, उसके लिए जो तैयारी है संजीव जी, वो तैयारी ये है कि खुद को, अब जैसे आज प्रधानमंत्री ने अपना गला दबाने की बात की, कल सुप्रीम कोर्ट जब और टाइट करेगा तब वो एक नई चीज ले आएंगे। और जो बात मलिक साहब ने कही, दरअसल ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह का पौत्र जिस तरह कुर्सी के लिए कहां से कहां कर रहा है, उस इलाके की जो स्थिति है, वहां क्या होने वाला है। अजीत सिंह भी बागपत से चुनाव हारे थे, याद करिए आप।
तो ये इनकी परिस्थिति, नरेंद्र मोदी ने सबको खत्म किया। चिराग बिल्कुल, बिल्कुल, पासवान, अरुण जी, मैं दोबारा लौटता हूँ एक जी, आप मैं बात कंप्लीट खत्म कर रहा हूँ। चिराग पासवान भी अपने साथ नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि कुर्सी में आए हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी सब खड़े होंगे। तो जो डर है नरेंद्र मोदी का, वो इधर से भी बढ़ रहा है, उधर योगी ने वो लड़ाई करा दी, जिससे पूरी दुनिया में, जो अशोक भाई ने बात की, पूरी दुनिया में इस बात का सवाल उठ रहा है, दुनिया में नजारा है, इससे बचे कैसे, ये सारी तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना है। वो जो सहिष्णुता की बात थी, वो जिसको लेकर पहले भी सवाल उठे थे, अब और बढ़ गए हैं। दूसरी चीज आप जो कह रहे थे अरुण सर, उसमें बहुत स्पष्ट है कि बहुत सारी चीजें तो इन्होंने जनवाई हैं बोल बोल के। आप संविधान को सबसे ज्यादा अभी पढ़ा गया है, 24 के बाद बहुत निकाला गया उसको पढ़ा है। यदि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र या गारंटी पेपर था वो उसको बहुत पढ़ा गया इन्हीं के कारण, सारा कुछ जो है। बिलाल सर, मैं आपके पास आता हूं। अभी जो अरुण जी ने बात कही, वो गला दबाने वाला, हम आज उसको सुन रहे थे, उनकी निरीता, उनकी जो कहीं साफ नजर आ रहा था, उसमें जो कातर भाव था वो दिख रहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण में। अब दो तरफा है, एक तो विपक्ष ने जिस तरीके से किया, और जो उनके अपने दल आरएसएस से जो मोहन भागवत जी जिस तरीके से निशाने साध रहे हैं कहीं संकेतों में, कैसे आपके चौतरफा घिर चुके हैं प्रधानमंत्री जी, और उसी सब की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ जाना है। कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे पूरे इस पे? साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इस पे भी कुछ आपकी टिप्पणी। संजीव जी, आपने तो बहुत ही बड़े फलक पे सवाल किया है। आप छोटे छोटे उत्तर दे दीजिए, छोटे छोटे हाँ, इसकी डायनेमिक्स बहुत बड़ी है। जी जी जी। अभी सभी पैनलिस्ट ने जितनी भी बातें रखी हैं उनसे सहमत होते हुए, देखिए, बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी में बड़े नाजुक है। इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो बार बार जो वो एक उसमें जो उनके जो आपसी ईगो पॉलिटिक्स है, नंबर 2 की लड़ाई है, वो सब उभर के आ रही है। रिफ्लेक्शन सब साफ है और सभी लोग उसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में योगी जी किस तरह से सरवाइव करें? योगी जी कोई बहुत बड़े, उनकी वैसे तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी फॉलोइंग तो है नहीं। उनका जो यूएसपी है वो तो यही है कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं और एक हिंदुत्व विचारधारा या उसके मुखौटे माने जाते हैं। लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में 2024 का जो हमें मैंडेट प्राप्त हुआ, उसमें जिस तरह से एक प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर देखने को मिल रहा था, तो वो उस प्रेशर से उभरने के लिए जहां उपचुनाव भी खड़े हैं, जहां अनुप्रिया पटेल का पत्र भी है, जहां केशव प्रसाद मौर्य का अटेम्प्ट भी है, उनके पीछे केंद्रीय राजनीति का समर्थन भी है, इन सभी पृष्ठभूमि में योगी जी क्या करते? योगी जी तो जिस फील्ड के माहिर हैं उसी फील्ड को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा था मैं हिंदुत्व की राजनीति को फिर थाम लेता हूं। तो दरअसल अपने सर्वाइवल के लिए योगी जी पार्टी के अंदर हिंदुत्व राजनीति का जो स्पेस है वो ऑक्युपाई करना चाहते। और जो एक समय आपने देखा होगा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे ऑक्युपाई करके रखा, और उस ऑक्युपेशन के पीछे जो हमें अच्छी तरह याद है गुजरात के दंगे, जहां से वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति के मुखर चेहरे माने गए थे। तो वो प्लस उनकी बैकवर्ड पॉलिटिक्स, इस कॉम्बिनेशन से उन्होंने 10 साल, और अब थर्ड अटेम्प्ट है उनका। तो उनके जो नैसर्गिक नंबर 2 हैं, जो अपने आप को मानते हैं, मुखर से मुंह से नहीं बोलते, वो तो अमित शाह जी हैं। लेकिन अब परसेप्शन में जिस तरह से योगी जी उभर के आ रहे हैं, तो वो वैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से कमजोर है, तो संघ का उन्हें समर्थन है, तो वो अब नंबर 2 की पोजीशन पार्टी में कैसे मेंटेन करें, उसके लिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, ताकि वो बीजेपी के अंदर एक हिंदुत्व का जो स्पेस है वो ऑक्युपाई कर लें और उनको हिलाना मुश्किल हो जाए। ये एक तो उनका पॉलिटिकल डायमेंशन है। दूसरी, और इसी के सहारे वो मजबूत बने रहना चाहते हैं ताकि मेरे पे कोई हाथ ना डाल सके। दूसरा मैं ये महसूस कर रहा हूं 2024 के चुनाव के बाद
आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सेंसिटिव होके अगर आप रीड करें तो आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा यकीनन 40% माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं और उसको लेके जो जबान बोल रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि अब सबका साथ सबका विकास वाला बात नहीं चलेगी, अब उसी का साथ दिया जाएगा जो हमारा साथ देता है, वो जो जबान बोल रहे हैं। और फिर तीसरा आपने ये देखा ही है कि ये जो डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार का, और फिर चौथा आपने देखा कि उत्तराखंड में फौरन फॉलोअप हुआ और फिर मध्य प्रदेश में भी फॉलोअप हुआ, और फिर आपने इसमें ये भी देखा होगा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स भी शामिल रही है। तो ये इकोसिस्टम क्या बता रहा। हाँ, लेटेस्ट जो आपने देखा है कि आज संघ के प्रचारक सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस के भाग ले सकते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इस इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है कि आखिर ये इकोसिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है और किसके विरुद्ध जा रहा है। तो क्या ये ओवरऑल इकोसिस्टम संघ की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या इस इकोसिस्टम के माध्यम से क्या नागपुर की विचारधारा देश के अंदर फिर एक हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करना चाह रही है? और अगर वो हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करके जो जातीय हैं उनको हिंदुत्व के आवरण में लेना चाहती है, तो क्या 10 साल की गवर्नेंस क्या उस जातीय व्यवस्था के जो जीविका है या उनके जीवन का संघर्ष है या उनके मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उसको एड्रेस कर पाई? सवाल यह है कि आप धर्म की राजनीति कर लीजिए, लेकिन फाइनली गवर्नेंस में आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, जनता पूछेगी आपने क्या किया। तो आरक्षण के मुद्दे पर आप जानते हैं किस तरह से जातियां मुखर हो गई हैं। आपने देखा होगा संविधान के मुद्दे पर दलित किस तरह से मुखर हो गए हैं, आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी जातियां किस तरह से मुखर हुई हैं, और आपने देखा होगा कि आदिवासी से किस तरह से टकराव है। हेमंत आप देख लीजिए झारखंड के अंदर किस तरह से वहां टकराव है। तो आप धर्म की राजनीति अगर भले करना चाहें, और एन एग्जाम्पल मान लीजिए कर लीजिए, तो क्या आपकी धर्म की राजनीति जो जीवन के मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो समाज में बढ़ती महंगाई है, चाहे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके भविष्य पढ़े लिखे युवाओं को जो नौकरियों की जरूरत है, चाहे गृहिणियों पर पड़ने वाली महंगाई की जो बोझ है, और वो सभी मुद्दे जो आरक्षण के मुद्दे हैं, संविधान के मुद्दे हैं, तो क्या धर्म की राजनीति उसे एड्रेस कर पा रही है? मसला यह है कि धर्म की राजनीति उसे एड्रेस भी नहीं कर पा रही। तो फिर आप किस थिंकिंग के साथ इस धर्म की राजनीति को स्थापित करना चाह रहे हैं? तो फिर कुल मिला के यही बता रहा है कि आपकी दिशा कहीं ना कहीं गलत है। आप बदलते सामाजिक परिवेश को, बदलती राजनीति को, बदलते भाव को रीड करने में असफल है। ये सब चीजें बता रही। तीसरा आपने सुप्रीम कोर्ट वाला बात कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेना ही था। सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा था ये संविधान सम्मत नहीं है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता है प्रशासनिक आदेशों की। तो अब आप क्या करेंगे? आपका आईटी सेल क्या सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करेगा? आप अक्सर ट्रोल करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो अगला स्टेप ये होगा कि आपका आईटी सेल अब बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू विरोधी है सुप्रीम कोर्ट सरकार विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट भाजपा विरोधी है, अब ये ट्रोल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप गवर्नेंस के माध्यम से जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं, जब कोई भी सरकार उसको एड्रेस नहीं कर पाती, उसको संबोधित नहीं कर पाती, तो फिर वो इसी तरह के उलूल जुलूल अपने निर्णय लेती है और फिर वो बाउंस बैक करते हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाउंस बैक करते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सुधांशु जी, आपके पास आता हूं। ये जो बात है, एक तो खास बात ये भी है कि इसमें बार बार निकल के आता है कि ये केवल हिंदुत्व वाला एक इसमें एंगल नहीं था। दूसरा एंगल ये भी कहीं ना कहीं था कि आप हमारी कुर्सी हिलाइएगा तो हम आपकी कुर्सी हिला सकते हैं, और उसके लिए रास्ते हमारे पास हैं। और इसमें यह भी देखा है कि ये सब होने के बाद केंद्र में गठबंधन है, जो सहयोगी दल हैं, उनकी जो मुखरता आवाज की बात अभी अरुण भाई ने भी की थी, अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये अभी थमेगा ये मामला कि ये अभी जो हिलाया है योगी ने जिस तरीके से अपना जो ये करके, और एक नहीं है कि शांत पानी में पत्थर फेंक दिया है, कैसे इसको आप एलोबरेट कीजिएगा सुधांशु जी? एक तो ये है कि
देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश ने केवल किया होता तब तो ये जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसमें हम विश्वास कर लेते, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो झगड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तरांचल से दिल्ली का भी कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि उन्हीं के लोग बैठे। नहीं, मध्य प्रदेश में तो वापस कर लिया था उन्होंने, 24 घंटे में वापस हो गया था उनका, वो लागू नहीं कर पाए थे, उन्होंने केवल एक कहा था, लेकिन वो अगले 24 घंटे में वापस ले लिया था मध्य। और लेकिन आप आया सब उत्तराखंड भी देखिए, उत्तराखंड में केवल उन्होंने उस रास्ते को चुना, लेकिन निकला तो वो उत्तर प्रदेश से ही निकला। उत्तराखंड ने उतना ही एक कि हरिद्वार से जो अगला जो रास्ता जहां तक है वो कांवड़ियों वाला, वहां तक उन्होंने चुना था उसको। नहीं, वो देखिए, वो तो वही लगाना तो उनको कांवड़िए से, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज उनको वही देना, जी, ठीक है, संदेश तो वही है कि संदेश जहां तक जाना है। मैं अभी देख रहा था, मैं दोनों चीजों में अकेला मैं दोनों की बात करता हूँ। वो तो था ही था उनका उद्देश्य कि कहीं हमको हमारी हाइट बढ़ जाए, हमारा कद बढ़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे, मोदी के नाम पे था, मोदी की रीति नीति है, उन्हीं की सारा कुछ, और अब यूपी में जो लड़ना है तो वो भी एक पीछे पक्ष है इसके लिए, और दूसरा तो बाकी है ही। फोकस देखिए, अभी इस डिसीजन का अगर कोई एकदम केंद्रीय कोई चीज है तो वो 10 उपचुनाव, 10 विधानसभा का उपचुनाव। और मैं याद करिए, पीछे भी मैंने कहा था कि ये 10 विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये इसमें योगी जी को अपनी स्थिति देखनी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा इसका परिणाम, दुष्परिणाम सारा योगी जी को भुगतना। यहाँ पर वो कोई एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे। तो योगी जी अब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई, एक तो मुझे ये साबित करना है कि हो सकता है जी लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ वो, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, अगर ये 10 में से 8 सीट जीत जाए बीजेपी, 10 सीट जीत जाए, 5-7 जीत जाए, अभी 3 पर है, 7 जीत जाए, तो योगी जी ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि देखो जी, हमारे खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, जनता तो हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, अब आपके खिलाफ जनता थी तो उसके लिए आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो केंद्र सरकार जाने, दिल्ली की सरकार जाने। मैं भी सुधांशु सर, मैं भी यही कह रहा था कि एक तीर से कई निशाने लगाए, मैं भी यही कह रहा था कि उन्होंने अपना तो हित साधा ही है, लेकिन जी 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 प्लीज। अब हम लोग आते हैं कि क्या है, बेसिकली कुछ चीजें डिस्कस करनी चाहिए। मैं अभी चर्चा कर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर सब कुछ नाम में ही रखा हो। और मैं 3 नाम ले रहा हूं, ये लोग जो प्रस्तावित कर रहे हैं कि मतलब इनकी जो चाल है कि हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा लगाएंगे, और जो इनके मतलब कहते हैं कि बेसिक्स है, इनके पूरे पॉलिटिक्स की बेसिक्स है कि हिंदू और जब भी ये नीचे जाते हैं तो ये इस पर आते हैं कि भाई यहाँ से शायद उनको कुछ गियर अप मिलेगा, उठ जाएंगे, ये वही चाल इन्होंने चली। अब एक नाम लेता हूँ, एक बीफ एक्सपोर्ट के 3 नाम है जो बड़े प्रसिद्ध है, भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनका नाम सुनिए। एक का नाम है अलकबीर एक्सपोर्ट्स, चलाते कौन है? सतीश सबरवाल, जी जी, ठीक है। एक है अरेबियन एक्सपोर्ट, सारे के सारे हिंदू, एक जैन साहब चलाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। अरेबियन एक्सपोर्ट है, सुनील कपूर चलाते हैं। एक और है अलनूर एक्सपोर्ट है, वो भी कोई सुनील सूद करके चलाते हैं। सवाल ये है, जो अशोक जी ने शुरू किया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको एक खास तरह का प्रोडक्ट बेचना है तो आप अपने नाम के आगे एक चेहरा छुपाने के लिए एक नाम बनाते, काम कोई और कर रहा। दरअसल क्या है, इस पूरे डिसीजन के 3 पहलू, मैं जितना समझ पा रहा हूं वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। जी, सबसे पहली चीज लेते जो सामाजिक पहलू है, जो अभी मलिक साहब ने कहा, बहुत थोड़ा मतलब धीमे स्वर में कहा, कोई इनसे ये पूछे, और मुझे लगता है कि विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए, भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना हुआ है, और भारत में अस्पृश्यता रही है, और रही है उसका ये स्वरूप दिख रहा है, ये भी एक तरह का अस्पृश्यता है, ठीक है। उनके मानस में ये बैठ रहा होगा कि धर्म के खिलाफ वो करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल जो मलिक साहब कह रहे थे कि कोई अपने नाम के आगे लिख दे सुंदर जाटव, और वो खाने की दुकान मतलब जो फूड जॉइंट लगाए, क्या लगता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए कि भाई तुम दरअसल आप जो करना, मुझे लगता है पवन खेरा जी ने ये बयान दिया कि ये दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ दे रहे हैं, शुरू दिन से दे रहे हैं जी, उसका एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। और देखिए कुछ साथी है, कुछ लोग मैंने कई चैनल पे देखा, 1-2 चैनल पे मैं भी था, इंटरप्रिटेशन कर रहे कि अरे नाम की पट्टी लगाने में क्या दिक्कत है? भाई नाम की पट्टी तो पुराना, ठीक है, आपका कानून है, एक छोटा सा फलाने का है, वो एक कोने पे लगा रहता था, स्टील की पट्टियां पहले जो ठेले पे भी लगाई जाती। अब आप क्या करवा रहे हो? नाम लिखवा रहे हो, खाना बनाने वाले का नाम लिखवा रहे हो, पूरा एक बड़ा सा डिटेल लगवा रहे हो। तो सिंपल सा उसका पर्पस ये है, जो मैंने कहा, दूसरा जो आर्थिक पहलू, आप एक तरह से एक मैसेज देना चाहते हो दूसरे मतलब हिंदू धर्म के बीच कि देखो जी, हम इनको जो है आर्थिक रूप से भी कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये नाम की पट्टियां लगा देंगे तो इनके यहाँ लोग जो है, ये जो कांवड़िए जा रहे हैं वो जाएंगे नहीं। इनको ये समझना चाहिए, इनको ये देखिए,
जो लोग भी कांवड़ यात्रा में रहे हैं, मलिक साहब ने डिटेल में कहा, मतलब मुझे लगता है कि 60 से 70% काम जो है इन कांवड़ियों की सेवा करना और उनको उनके यात्रा मार्ग को सुलभ बनाना और साफ सुथरा। आपको पता है सड़कों के ऊपर, सड़कों की सफाई से लेके उनके ऊपर जल छिड़काव से लेके सारे काम में से अधिकांश लोग मुस्लिम है जो वहां करें, क्योंकि उनका व्यवसाय भी है और वो उसके साथ, और वो हृदय से करते हैं, वो ये देखकर नहीं करते कि भाई हम कोई दूसरे धर्म का जा रहा है। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो मानसिकता है ना, ये जो मानसिकता, इनको यही समझ, ये आज तक भारत को समझ ही नहीं पाए, या भारत को समझते हैं तो फिर बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, जो लगातार उसमें छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली भारत गंगा यमुना तहजीब का देश है। आप कितना भी आग लगा लोगे, लोग भटक, थोड़े दिनों के लिए भटका तो आप सकते हो, उनको 5 साल के लिए भटका लिया, 10 साल के लिए भटका लिया, वो बहुत लंबा चलता नहीं। और आज का इतिहास नहीं है, ये वर्षों का इतिहास है कि बार बार इस तरह की शक्तियां आती है, वो भड़काने की कोशिश करती है और फिर पीछे चली जाती है। और तीसरा जो राजनीतिक पहलू मैंने कहा, देखिए पहली चीज तो बहुत क्लियर है, सामने 10 विधानसभा का चुनाव है, उसमें दोनों को अपनी अपनी चीजें ताकत दिखानी है, और उनको ये मैसेज है कि जिस तरीके का लोकसभा का रिजल्ट रहा है उसमें उनको अपनी 3 सीटें, एक तो पहले ही से 3 सीट पर है, 2 उनके सहयोगी दल हैं, उस 3 को भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर ये शायद संभव होगा, जो पहले मैंने उसका दूसरा पक्ष कहा था, अब दूसरा पक्ष सुन लीजिए, अगर मान लीजिए 3 में से 1 भी हार गए, 2 भी हार गए, तो जो संदेश जाना, और मैं आपको बता रहा हूं पूरे देश में आप चलकर देखिए, ये चर्चा है, सब लोग इस 3-4 चुनाव का लोग इंतजार करें, उसके परिणाम का इंतजार करें। उसमें एक उत्तर प्रदेश का ये 10 विधानसभा है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है, कि इसके परिणाम क्या रहते हैं। तो एक मोमेंटम, राजनीतिक रूप से एक मोमेंटम बनने जा रहा है, जो ऑलरेडी लोकसभा से शुरू हो चुका है, और उसके बाद जो अभी 13 विधानसभा का रिजल्ट आया, वहां से वो मोमेंटम जारी है। तो उस मोमेंटम ये ब्रेक करना चाहते हैं, जो मुझे जितनी मेरी समझ है वो मोमेंटम शायद ये ब्रेक कर नहीं पाएंगे। तो अब वही चीज है, इसलिए योगी जी और मोदी जी अपना अपना स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। अब बस मैं मैं यही सवाल, मैं दोबारा लौटता हूँ आशा, ये आपने सारी चीजों को लगभग आपने एलोबरेट कर दिया है। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जस्ट, बिल्कुल आप, एक जो इनका टूल किट है, टूल किट में एक बड़े महात्मा जी हैं बाबा रामदेव, वो बहुत जल्दी से आए और बयान दिया कि नाम लिखने में क्या दिक्कत। मुझे लगता है कि अगर वो देखते होंगे ये चैनल को और नहीं भी देखते हो, तो हम लोगों को उन तक मैसेज पहुंचाना चाहिए कि बाबा रामदेव जी पहले अपना नाम तो सही बता दो। वही हो गया, उनकी मुट्ठी उनकी भी खुल गई। रामकृष्ण यादव जी अपना नाम बताएं, बाबा रामदेव नहीं, रामकृष्ण यादव, फिर उनको पता चलेगा कि कितना सम्मान मिलता है समाज। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने जो 2-3 चीजें रखी, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर है कि अब देश क्लियर है, कोई मानने को तैयार नहीं है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मैं फाइनली सभी से एक प्रश्न करूंगा, मैं उसी को छेड़ूंगा जो मेरा विषय है, कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हम देख रहे हैं कि अकेला इसके पीछे हिंदुत्व या वो अकेला वो नहीं है, कुछ आपसी जो बीजेपी में या अंतर जो झगड़े चल रहे हैं, उसकी कहीं साफ एक नजर आता है कि वो भी इसके पीछे छुपा हुआ है। तो जो धार्मिक कार्ड आपका चल नहीं रहा है, अभी सभी हम लोगों ने पहले भी कहा कि ना आप फैजाबाद जीत पाए, ना आप बद्रीनाथ जीत पाए, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां धार्मिक जो क्षेत्र है वहां आप हारे हो। तो ये जो अस्थिर करने की जो सोच की बात होती है कि योगी जी जो कर रहे थे, तो क्या ये अकेला योगी जी भर की ही वो है या पीछे संघ भी है? क्योंकि मैं इसलिए भी कि वो हमें पहले भी बात की कि जो मोहन भागवत साहब जो कुछ इशारे कर रहे हैं वो भी पीछे छुपा हुआ है। तो क्या जब मिली जुली कुश्ती है, मतलब आरएसएस साथ में जो असंतुष्ट हैं या जो मोदी के इतर हैं, विरोधी हैं, जो दूसरी ओर खड़े हैं, मिली जुली इसको ऐसे देखा जाए? सभी से सवाल होगा मेरा। मैं शुरुआत करूंगा केपी मलिक साहब से। संजीव जी देखिए, मैं इसका जवाब दे दूंगा। मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं जो मैंने लोगों से बात सुनी। सबसे पहले रामदेव जी का कर लेते हैं। रामदेव जी ने बयान दिया नहीं है, उनको पीछे से डंडा डाल के बयान दिया है। दूसरी बात, अब रामदेव जी को याद करना चाहिए 1 दशक पहले जब वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि इनकी दवाइयों में हड्डी का चूर्ण होता है, तो उस टाइम लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर ये हड्डी का चूर्ण और ये दवाई किसी मरते हुए व्यक्ति को बचाती है तो दवाई पास है। ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं यहाँ जो बात करना चाह रहा हूँ कि बीच में आपने अखिलेश यादव की एक स्पीच सुनाई, उन्होंने कहा मानसून सेशन, अभी वो विंटर ऑफर भी देने जा रहे, और ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल नहीं है, ये बाबा को है। 10 सीटों में से आप 1 जीतें, 10 की 10 हार जाएं, वो विंटर टंगा रहेगा विंटर का, और बाबा 100 अपने विधायक ले जाएं, अखिलेश उनकी सरकार में। छोटे छोटे मैंने कुछ नोट कर लिए।
दूसरी बात एक बहुत बड़ी बता रहा हूं, जो कुछ दिन बाद सबको पता लग जाएगा, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं। अमित शाह उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अब अमित शाह का जितना डंडा बचा हुआ है वो घुमा रहे हैं, और ये इस मुजफ्फरनगर कांड में भी कहीं ना कहीं वो डंडा घुमा है। उसकी जब आप कड़ियां जोड़ेंगे, छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात ये कहनी है कि ये जो जिस प्रकार से यूपी का पूरा सिनेरियो आपने 24 में देखा, जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस प्रकार से चुनाव को हैंडल किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ने किया। मोदी ने भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर उनको नहीं किया। तीसरी जो चीज है इसमें, आपने ये देखा होगा आवाजें अंदर से उठने लगी हैं। चाहे पिछली आवाज पश्चिम बंगाल से आई हो, थोड़े दिन पहले एक सांसद की आवाज कर्नाटक से आई हो, अभी इस सेशन के बीच और इस सेशन के बाद बहुत तेजी से आवाजें अंदर से उठेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई दे। इसके अलावा आपको ये जो हम बैन की बात कर रहे हैं कि आरएसएस पे ये बैन लगा है, आरएसएस का बैन अब हटाया गया है, सर ये वाजपेयी की गवर्नमेंट में नहीं हटा, 10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, इसमें नहीं हटा। और सर किसने, क्या कोई कांग्रेस की सरकार में अगर 10 साल रही या उससे पहले भी उनकी सरकार रही, वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की, देवगौड़ा की, कोई ऐसा केस दर्ज हुआ है कि ये सरकारी अधिकारी आरएसएस की शाखा में गए थे इसलिए इनको जो है इनको सस्पेंड किया गया है, या इनको एफआईआर की गई है, या इनको सस्पेंड कर दिया? कोई ऐसा केस हमने सुना? नहीं सुना। इन लोग जाते रहे हैं, ये सगुफा है फालतू का। दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाहता हूं, एक हिमालयन आयुर्वेद है, हिमालय आयुर्वेद है, बहुत जबरदस्त दवाइयां बनाता है, उसको भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति चलाते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम दवाइयां खाना बंद कर देंगे? ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं कि जो आपका सवाल था संजीव जी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो मुर्दा है, इसको हम जो देसी घी पिला रहे हैं, जो अशोक यादव जी के गांव से शुद्ध देसी घी आता है, वो पी के भी मुर्दा हिल नहीं रहा है। इसमें मुर्दा हिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। सर लठ लेके पहुंच गए हैं जाट मुजफ्फरनगर में लठ लेके पहुंच गए हैं कि हम देखेंगे क्या होगा, कौन है, कौन छेड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बोर्ड लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, ये हम लोग तय करेंगे। राकेश टिकैत का हालांकि बहुत ज्यादा असर पॉलिटिकल बातों में नहीं है, लेकिन वो भी पहुंच गए हैं, वो भी कूद गए हैं। समय की कमी है, समय जी, की कमी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आखिर में ये कह के खत्म कर रहा हूं कि मुर्दे में आप इंजेक्शन लगाइए, देसी घी पिलाइए, वो जिंदा होने वाला नहीं है, खत्म हो चुका है, इनका विदाई समारोह होने वाला है। जी बिल्कुल। अशोक सर बहुत संक्षिप्त से टिप्पणी आपकी। अरुण जी और मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम ही करना है तो ये पेट्रोल डीजल तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है, अरेबिक कंट्रीज से आ रहा है, ये भी मत करो। जम्मू में आप कहां लड़ पा रहे हो? और इनको सबसे ज्यादा जो चंदा मिलता है बीजेपी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी को, वो दुनिया के बोरी मुस्लिम्स देते हैं। बोरी मुस्लिम्स उनकी मस्जिदों में जाते हैं, वहां ये पूरी दुनिया में सारा सबसे ज्यादा चंदा वही लोग देते। हिंदू मुसलमान नहीं है, ये एजेंडा पॉलिटिकल है। और ये 9 सीटें हार रहे हैं यूपी में। ये अरुण दीक्षित जी, मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था मलिक साहब, 9 सीटें हारे, गाजियाबाद बच जाए तो बच जाए, ये उसका भी झगड़ा है असल। और केशव मौर्य कोई इतने बड़े लीडर नहीं है, हम और अरुण भाई जानते हैं मलिक साहब, वो इस लायक नहीं है कि वो इतनी बड़ी आवाज बन जाए। वो तो जबरदस्ती कौन लोग खड़ा कर रहे हैं आप भी जानते हैं, ये चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हवा कहां से भरी जा रही है सभी जानते हैं। अरुण सर आपकी टिप्पणी। देखिए बात यह है कि नरेंद्र मोदी अब क्या करें। नरेंद्र मोदी को पहली चुनौती, उन्होंने पहले राहुल गांधी को खत्म कर लिया था, वो खेल खत्म हुआ, लेकिन अब सब खड़े हो गए, 240 पे आ गए सारे एजेंडे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री हर लेवल पे गया। आज अगर एकमात्र चीज बची है, जो कहा कि मुर्दे में क्या क्या करोगे, दरअसल उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। विकास की बात करो तो विकास पागल है, हो चुका है। अभी भी आप 80 करोड़ 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर लाए और 80 करोड़ को खाना खिला रहे हो। आज भी आप उन सब चीजों का पूरा सिस्टम, पूरा देश का जो है, आज दिल्ली के एक सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अफसर से बात हो रही थी, तो अगर जो इस देश की सड़कें बन रही हैं, जो विकास के काम हो रहे हैं, उनके ठेके कैसे दिए जा रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है। अशोक भाई दिल्ली में बैठे हो, जरा पता करो, कोई कंपटीशन नहीं, आ जाओ, जो बिलो जाते थे उनको भी ऊपर करके ले जाओ, ये हो रहा है आज। तो लूट का जो सिस्टम था वो इन्होंने चलाया। अब कमजोर कहां पड़े कि संसद में गला पकड़ने वाला विपक्ष, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसका करें क्या।
इसका यह है कि अरुण दीक्षित को बिलाल को लड़वाओ, लेकिन गांव का आदमी बहुत समझदार हो गया है। जिस रूट पे इन्होंने किया है उस रूट की हिस्ट्री को मैं जानता हूं। 30 साल पहले 35 साल पहले उस जब टिकैत का मूवमेंट खड़ा हुआ था, मैं उस गांव में गया हूं, मैंने पूरी व्यवस्था देखी है। अब नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें, संघ उन्हें आंख दिखा रहा है। बाबा ने जिसके भरोसे जहां जिस उत्तर प्रदेश में वो सब कर रहे थे वहीं से चुनौती शुरू हुई। मध्य प्रदेश में तो 29 सीटें चली गई, अब जाएंगे कहां? अब नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है। वो फिर, मैं अभी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर असम, उत्तराखंड में मुसलमान ताकतवर नहीं था, गांव के गांव खाली कराए गए हैं। हल्द्वानी में क्या हुआ था, अशोक भाई जानते हैं, केपी मलिक भी जानते हैं कि वो बस्ती किसकी थी सर, रेलवे की जमीन की। ये प्रयोग धीरे धीरे किए इन्होंने, अब ये बड़े पैमाने पे करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो अपनी जगह होगा, लेकिन ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं। और ये वो करेंगे जो देश के लिए बहुत घातक होने वाला है, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं कि खबरें नहीं जाएं, अब 1 मिनट में दुनिया तक खबर पहुंचती है। और दुनिया में जो लोग हैं जो जिनके आगे भीख मांगने पहुंच जाते हैं, उनको भी पता है कि आपकी असलियत क्या है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे जहां जहां से कर्ज मिल सकता था सब ले लिया। आप अर्थव्यवस्था खड़ी कहां है? मध्य प्रदेश जैसा छोटा राज्य, जितना उसका बजट उतना उस पर कर्जा, तो पैसा गया कहां? सारी चीजें जो हैं, इन सबसे ध्यान बटाने के लिए आखिरी उपाय है, ईसाई से लड़ाएंगे, मुसलमान से लड़ाएंगे, और तो और अब ये सिख से लड़ाएंगे। आतंकवादी कहा है पंजाब के किसानों को, वो सबसे बड़ा बहुत घातक होने वाला है, ये कोई नहीं छोड़ने वाले। बीजेपी कहां तक जाएगी ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस ये भगवान से दुआ कीजिए कि इनकी जो रणनीति है उसको देश की जनता सफल ना होने दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी सी टिप्पणी बिलाल भाई आपकी, और फिर मैं सुधांशु जी से खत्म करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप कि उनका लड़ाना काम है और वो नहीं बाज आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑलमोस्ट सभी पैनलिस्ट ने सभी बातें रखी। अब कुल मिलाकर यही है कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर 24 का जो चुनाव लगा, टोटल हिंदुत्व के नैरेटिव का लड़ा, दैट हैज फाइनली लॉस्ट। जी जी। तो अब कोई नैरेटिव ही नहीं है, ना संघ के पास है ना भाजपा के पास है। तो अब नैरेटिव को प्राप्त करने की एक आपाधापी है, हाथ पैर मारे जा रहे हैं कि नैरेटिव हाथ नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नैरेटिव हाथ नहीं लग रहा है और मुश्किल है वो। सुधांशु सर, बहुत संक्षिप्त सी एक लाइन आपके भी, 1-2 लाइन। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, राजनीतिक दल है तो स्टेप्स तो सारे उसके राजनीतिक ही होंगे। समाज की चिंता होती तो ये सारा तो करते नहीं ना। और जो ये करते रहे हैं पिछले 50-60 सालों में, ये सारा हर बार इन्होंने ये साबित किया कि मानवता के विरुद्ध है जी। और हमेशा से देश को बांटने की शक्तियों में इनकी गिनती होती है, अभी भी है, लगातार है। और देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ये करता रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं, हमने भी देखा। मुश्किल इनकी क्या है, जो मैं पहले भी कह रहा था, इनकी मुश्किल ये है कि ये जिस देश को संचालित करना चाह रहे हैं वो देश इनके मिजाज का है नहीं। दिक्कत इनको इसलिए हो रही। और जिस संस्कृति में हम लोग पल बढ़ के आगे आए हैं, यहीं पर आप देख लीजिए, हम 5 लोग हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हमको उसकी चिंता है कि इस देश की मानवता बची रहे, सौहार्द बचा रहे। और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इनको मैसेज दिया गया है, पर इनको वही बात है कि इनके पास कोई और अल्टरनेट है नहीं विजन कि और बिल्कुल पास जा सकते हैं। और जो दूसरी बात होती है कि भाई सरकारें अपना विकास गिनाती हैं और विकास के पैमाने पे गिनाने के लिए सुधांशु सर कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये यही कर सकते हैं, इससे इतर कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत मुद्दे की बात है, हम जो चर्चा में निकल कर यही आया है कि संदीप जी 30 सेकंड चाहिए मुझे। एक नई चीज आई है। पिछले सप्ताह राजस्थान में एक आदिवासियों का सम्मेलन हुआ था। उस मंच से पूरे देश के आदिवासियों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी औरतें ना सिंदूर लगाती हैं ना मंगलसूत्र पहनती हैं। एक नई चीज आ रही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा था आदिवासियों को। और उसमें 4 स्टेट शरीक हुए, 4 राज्य शरीक हुए अरुण भाई, उसमें 4 राज्य। भाई वही कह रहा हूँ कि इसी वजह से यूसीसी नहीं ला पाए कि आदिवासियों का क्या करेंगे आप। तो ये एक नई चुनौती आ गई है जो बहुत खतरनाक होगी। ये आदिवासी कहते नहीं सर, ये वनवासी कहते जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये शानदार एक अच्छी चर्चा के लिए अशोक सर आपका, अरुण सर आपका, सुधांशु जी, बिलाल सर और हमारे साथ मलिक जी चले गए, सभी का शुक्रिया अदा करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शानदार चर्चा के लिए। थैंक यू ये थी संजीव। हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आया है कि कोशिशें तमाम होंगी, प्रयास होंगे, लेकिन ये जो देश का एक बूझा हुआ समझा हुआ नागरिक है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो रही कि जो हालात या जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे निपटने की तैयारी वो रखे, वो अपने जो उसका परिचय है, सौहार्दता का परिचय, साथ साथ उसकी जो बुद्धिमत्ता का परिचय दे, और ऐसे हालात कोशिश जो की जा रही है उसमें किसी को सफल ना होने दे। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।